नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। नमस्ते यूपी की शुरुआत करेंगे तो सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। तो बता दें, ये दूसरा दिन बेहद अहम माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का ये दूसरा दिन। तो आज ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा कई ऐसी तथ्य हैं जो सामने आने की उम्मीद जताए जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों से मुलाकात का जो दौर है वो इसी तरह से जारी रहने की बात कही गई है, क्योंकि खासा चुनावों को लेकर अगर देखा जाए तो उसकी जरूरत है। फिलहाल ये गोरखपुर का दौरा आज दूसरा दिन है और ऐसे में तस्वीरें बेहद खास रह सकती है, क्योंकि जहां एक और हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए और वहीं दूसरी ओर अब मिशन 2022 को लेकर तमाम तैयारियां दिख रही हैं। तो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर को 150 करोड़ से अधिक के तोहफे तो देने का एक लक्ष्य तय किया गया था। कहीं ना कहीं वो लोगों के हित में है और जिस तरीके से तस्वीरें रहेंगी, फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि बीते कल जब गोरखपुर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, पहला दिन उनके दौरे का था, तो 150 करोड़ से ज़्यादा की सौगात गोरखपुर को देने की बात कही गई थी। और ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि तमाम पदाधिकारी, मंत्रिमंडल इस दौरान वहाँ मौजूद रहे हैं और कल जो बैठकें हुई है उस दौरान कई अहम चीज़ें सामने भी आई हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से जो बैठक की गई उसमें स्थानीय सांसद, विधायक, राज्यसभा सदस्य समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे और सर्किट हाउस में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों और अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात भी की थी। आज भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ऐसे में तस्वीरें खास रह सकती हैं। मुलाकात और बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से तमाम फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं वो काबिल तारीफ है, क्योंकि आगे जिस तरीके से चुनाव का वक्त है और तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है, खास है। और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ही गोरखपुर में पिछले 2 दिनों से प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी में जुटे थे। और ये भी बता दें कि शनिवार को भी डीएम के विजेंद्र पांडियन और एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु, सीडीओ इंद्रजीत, तमाम अधिकारियों ने तैयारियां अपनी तरफ से पूरी कर ली थी और इन सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। और आज दूसरा दिन है। स्थल का दौरा कर तैयारियां जो की गई थी वो साफ नजर आई। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बारिश का पानी जो भर गया था, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में पहुंचना था, उस जगह को भी साफ कराया गया। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बीते कल की तस्वीरें हैं। स्वर्गीय शरद त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देंगे वो आज इस कार्यक्रम के जरिए। और संवाददाता हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हरेंद्र, 2 दिवसीय दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कल की तस्वीरें देखी गई, तमाम गणमान्य मौजूद थे और आज अगर हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम के, एक जानकारी लेना चाहे तो किस तरीके से क्या शेड्यूल तय किया गया है? देखिए, आज का जो मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरे का दूसरे दिन का कार्यक्रम है, तो खास तौर से 11 बजे वो 85 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ड्रम का लोकार्पण करेंगे, जो तरकुलानी रेगुलेटर के पास है। इस ड्रम के बन जाने से 47-48 गांव के लोग काफी लाभान्वित होंगे। इससे बारिश का पानी जल जमा हो जाता था, जिसको लेकर के जब योगी की सांसद से तभी भी संघर्ष करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जब हुए तो इसका शिलान्यास 2017 में किया गया और 2021 में उसका लोकार्पण करने का अवसर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला है। तो आज ये कार्यक्रम करने के बाद स्वर्गीय शरद चंद्र त्रिपाठी के घर जाएंगे, ढूढ़िया खजनी विधानसभा में उनका घर पड़ता, वहां जाएंगे, परिजनों से मिलेंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ठीक है। और साथ ही जिन योजनाओं की बात की जा रही है, 150 करोड़ की सौगात गोरखपुर को मिलने जा रही, उनमें से अगर हम खास योजनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहें तो
देखिए 150 जो करोड़ की योजनाओं का कल उन्होंने लोकार्पण किया है और शिलान्यास किया, तो खास तौर से विधानसभा पिपराइच, विधानसभा कैंपियरगंज, विधानसभा सहजनवा में सड़कें हैं, जो है कि प्राथमिक विद्यालय है, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है। तो इस तरह के तमाम तरह के योजनाओं का जो जिसकी लागत 150 करोड़ की है और 74 योजनाओं का कल उन्होंने लोकार्पण किया, पूर्वांचल की जनता को एक तोहफा देने का काम किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वही मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मल्टी लेवल पार्किंग का वो उद्घाटन करेंगे। बता दें, सीएम के उद्घाटन के बाद काशीवासियों को ये सौगात समर्पित होगा। बता दें, गोदौलिया चौराहे से बाबा विश्वनाथ की तरफ केसरिया रंग चमकेगा। 4 मंजिला सेमी ऑटोमेटिक पार्किंग में 375 टू व्हीलर खड़े होंगे। 21 करोड़ 17 लाख की लागत से ये पार्किंग एरिया बनाया गया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र का स्वरूप बदलता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी दे दें कि वाराणसी में कई मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जा रहे हैं। पूरे बनारस में जो बदलाव आया वो मैं बचपन से नहीं देखा हूँ अभी तक। बचपन से लेकर आज तक इतने सांसद, इतने सभी विधायक, इतने सभी कुछ हुए। अभूतपूर्व परिवर्तन, जिसको कहा जाता है कि बनारस की जो एक पहचान केवल पौराणिकता के नाम पर जो कही गई थी, लेकिन परिवर्तन के नाम पर कुछ नहीं हुआ था। तो अब ये इधर मोदी के सांसद होने के बाद से सभी कुछ यहाँ मतलब परिवर्तित हो गया। परिवर्तित का मतलब विकास। वर्तमान में बहुत सुंदर लग रहा है, व्यवस्था बढ़िया है। काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। शाम को 6 से 7 दर्शन करने देते हैं, शिवलिंग के हाथ लगा के दर्शन होते हैं। वहाँ के पुजारी लोग बहुत बढ़िया हैं। गंगा आरती देखो, गंगा के पास में बहुत बढ़िया व्यवस्था है। नाव वाले भी सब अच्छे हैं, यहाँ की कोई वो नहीं। मोदी जी के आने के बाद में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ। मैं आज से 5 साल पहले भी बनारस आया था, जब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी इतनी खास। अब जो व्यवस्था है वो दिल्ली को भी बात कर रही है। दिल्ली से भी अच्छी व्यवस्था हो रही है बनारस के अंदर। सेम दिल्ली में चांदनी चौक में ऐसा रोड बन रहा है, उससे भी बेहतरीन बनारस का लग रहा है। 1 महीने पहले यदि बनारस आप आए हों, उसके बाद वर्तमान में बनारस आएंगे तो बनारस की धड़कन कहे जाने वाला गोदौलिया का स्वरूप बदल चुका है। ये लंदन के तर्ज पे इसको सजाया गया है। मैं तस्वीरों में पीछे दिखा दूं, बनारस का गोदौलिया चौराहा है जो जाम का तादाद बनता था। हालांकि मल्टी लेवल पार्किंग सामने आप देख सकते हैं केसरिया रंग से, जो पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। 21 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है। 5 जुलाई को खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस आएंगे और इस मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन करेंगे। इस मल्टी लेवल पार्किंग में 375 वाहन एक साथ खड़े हो सकते हैं। यानी कि बनारस में जो जाम का तादाद था, सुबह बनारस शाम बनारस, जब देखो तब जाम बनारस का जो स्लोगन चलता था वो खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं तस्वीरों में दूसरे दिखाऊंगा कि पूरी तरफ चौराहों को आप जिधर भी नज़र घुमाएंगे चारों तरफ भगवा रंग, दुकानें बंद है, स्टोर बंद है, लेकिन शटर को आप देखेंगे तो भगवा रंग से सरोहा गया है। इसकी पूरी तस्वीर गोदौलिया की बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी के सांसद बने तो उन्होंने बताया था कि काशी को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। हालांकि वो स्वरूप अब दिखने लगा है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 जुलाई को वाराणसी आएंगे और इस मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन करेंगे। आकाश यादव, न्यूज ऑन इंडिया, वाराणसी। मल्टी लेवल पार्किंग में मैं मौजूद हूँ। ये प्रथम तल है, हालांकि इसके बाद भी 4 तल और है। ये 4 तल बनाया गया है। इसमें 375 दोपहिया वाहन एक साथ खड़े होंगे। हालांकि ये दोपहिया वाहन तीसरे और चौथे फ्लोर पे लिफ्ट के जरिए जाएंगे। इस पूरे फ्लोर में 3 लिफ्ट लगाए गए हैं जो लगातार वाहनों को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से नीचे लाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको और दूसरी तस्वीर दिखा दूं कि गाटर और रिपीट के जरिए पूरी मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। 4 तल्ले की ये पार्किंग देखने में बाहर से लंदन का स्वरूप लग रहा है। तो कुल मिला के पीएम मोदी के सपनों की काशी फिर से सजकर तैयार हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस प्रोजेक्ट पर अपनी निगाहें गड़ाए थे। हालांकि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी होने के कारण लगातार सीएम वाराणसी आते थे,
बनारस में चल रहे लगातार जितनी भी विकास परियोजना है खुद उनका धरातल निरीक्षण करते थे। समय आ चुका है, मल्टी लेवल पार्किंग बनकर तैयार हो चुका है। 5 जुलाई को खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाराणसी आएंगे और इस मल्टी लेवल पार्किंग को उद्घाटन करने के बाद काशी वासियों को सौंप देंगे। तो कुल मिला के बनारस में जो जाम का तादाद था, लगातार सोशल मीडिया पर पर्यटक तस्वीरें डालते थे, बनारस को जाम दिखाते थे, तो जाम का तादाद अब खत्म हो चुका है। तो कुल मिला के अब उद्घाटन होने के बाद काशी वासियों को बनारस का ये मल्टी लेवल पार्किंग दे दिया जाएगा। आकाश यादव, न्यूज 1 इंडिया, वाराणसी। और वहीं सिनेमा हॉल और जिम संचालकों को सीएम योगी ने बड़ी राहत दी। आज से प्रदेश भर में सिनेमा हॉल और जिम खुलेंगे। स्विमिंग पूल पहले की तरह ही अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शिक्षण कार्य के लिए स्कूल और कॉलेजेस बंद रहने वाले हैं। कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। तो शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी इसी तरह से जारी रहेगी। तो यूपी में अनलॉक आज से फिर से सिनेमा हॉल्स, जिम और स्टेडियम खुल रहे हैं, लेकिन स्कूल्स बंद रहेंगे। शनिवार रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। स्विमिंग पूल भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे और धार्मिक स्थलों और शादी विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों की एक समय में अनुमति है। कोरोना महामारी की वजह से जो बंदी चल रही थी, धीरे धीरे ढील देना शुरू हुई है। संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अश्विनी, फिलहाल प्रदेश को अनलॉक करना शुरू कर दिया गया और अब धीरे धीरे हर चीज खोली जा रही है। क्या कुछ नियम आ रहे हैं सामने? क्या कोई नई गाइडलाइन भी रखी गई है? अश्विनी, मेरी आवाज मिल रही है? अश्विनी से शायद हमारा संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने ये जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना के कम होते हुए मामलों को देखते हुए गतिविधियों की शुरुआत कर दी गई है। इस दौरान कोविड दिशा निर्देशों का खास तौर पर पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा ये छूट सप्ताह में 5 दिनों के लिए होंगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी इसी तरह से जारी रहेगी। स्विमिंग पूल पहले की तरह अगले आदेश तक अभी फिलहाल बंद रहेंगे और वैवाहिक और धार्मिक कार्यक्रम भी, जहां एक समय में अधिकतम 50 लोगों को जमा करने की छूट है। राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों और सभाओं पर पहले की तरह ही पाबंदी बरकरार रहेगी। 1 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की जो बैठक की थी, उसमें इन गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। एक बार फिर से अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अश्विनी, फिलहाल जिस तरीके से ये चीजें शुरू की जा रही है, जो बंद चीजें थी उनको शुरू किया जा रहा है, क्या कोई नई गाइडलाइन बनाई गई है? कोई नए नियम भी सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, जो जनजीवन तो उसको सामान्य करने के लिए लगातार सरकार है चीजों को खोल रही है। आपकी इस बारी जो है आज से जिम जो बंद पड़े थे, जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल थे, स्विमिंग पूल थे, वो बंद पड़े थे, उनके खोलने की बारी थी। निश्चित तौर पर गाइडलाइन, जो पुरानी गाइडलाइन थी कोविड की, मास्क, सैनिटाइजर 50% लोगों की साथ खोला जाएगा। इन चीजों के साथ ही मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। निश्चित तौर पर जनजीवन को पटरी पर लाने की मुख्यमंत्री की कोशिश है। हालांकि जो कोविड की बात करें तो जो आंकड़े नए आ रहे हैं वो काफी कम है। सामान्य मौतों का आंकड़ा काफी कम है। पिछले 24 घंटे में 1 मौत केवल उत्तर प्रदेश में हुई है, वो भी सीतापुर जिले में हुई है। निश्चित तौर पर इन सब चीजों को देखते हुए अब चीजों को खोला जा रहा है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो जो शिक्षा है, स्कूल्स हैं वो बंद हैं, बाकी लगभग चीजें खुल गई हैं। जी ठीक है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति अभी फिलहाल नहीं दी गई, और अभी शैक्षणिक अगर संस्थानों की बात करें और तमाम स्कूल संस्थान और जो राजनीतिक सामाजिक कार्य होते थे उनको भी अभी रोकने की आदेश है आगे तक। जो आगे आदेश दिए जाएंगे तब तक ये चीज़ें नहीं खुलेंगी। अगर बात करें स्कूल की, तो स्कूल तो जो शिक्षक हैं उनके लिए खोले गए, उन शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर राजनीतिक बात है, पार्टियों की बात करें या फिर किसी समारोह की, तो पिछले दिनों देखा गया जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था। उस दौरान राजनीतिक पार्टी, कोई पार्टी हो, उन्होंने सारे कोविड प्रोटोकॉलों को बाकायदा तोड़ा है। भीड़ इकट्ठी हुई है, चाहे वो बड़े नेता उनके हों, उन्होंने कोविड का प्रोटोकॉल नहीं माना।
तो कार्यकर्ताओं ने तो उससे आगे बढ़ करके तो निश्चित तौर पर इस तरह की अगर बातें करें कि राजनीतिक कार्यक्रम बंद है तो वो कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम बंद नहीं है। क्योंकि पिछले देखा गया भारतीय जनता पार्टी के जो नए युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने थे, उनका स्वागत समारोह में इस तरह की भीड़ हुई थी कि सारे के सारे प्रोटोकॉल टूट गए थे। सारा ना तो मास्क वहां पर दिखाई पड़ रहे थे लोगों के चेहरे पर और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई पड़ रही थी। तो ये तो सामाजिक चीजें हैं, इन पर खुद ध्यान देना पड़ेगा। सरकार केवल गाइडलाइन बना सकती है, पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछली तस्वीरें हमने देखी, गाइडलाइन का पालन नहीं करते हुए दिखे थे लोग। फिलहाल अब जब फिर से अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो जाहिर सी बात है सख्ती भी जरूरी है। तो ऐसे में पुलिसकर्मियों को खास निर्देश भी दिए गए होंगे। बिल्कुल, अगर बात करें जब पहले जो अनलॉक किया गया था उसी दौरान साफ निर्देश दिया गया था कि चाहे बाजार हो चाहे अन्य जगह हो, लोग इकट्ठे होते हुए तो जो वहाँ का लोकल थाना होगा उसकी जिम्मेदारी होगी, पुलिस को पेट्रोलिंग करनी होगी। लेकिन सिर्फ ये आदेश तक सीमित है, ना तो पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और ना ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। लखनऊ की बात करें तो कुछ बाजारों से अमीनाबाद की साप्ताहिक बाजार लगती है, बुद्ध बाजार लगती है, ये ऐसी साप्ताहिक बाजार है। इसके अलावा अमीनाबाद आए दिन बाजार लगती है जो नॉर्मल, उस दौरान भारी भीड़ दिखाई देती है। लेकिन पुलिस महज अपनी चौकी के अंदर बैठ के तमाशबीन बनी होती है, ना तो वो गश्त करती है और ना ही प्रोटोकॉल का खुद पालन करती है, ना ही पालन कराती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और गाजियाबाद से खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों के मन में डर बैठाया गया है, हिंदू मुस्लिम की बात भ्रामक है, सब एक है। अल्पसंख्यकों की रक्षा संविधान करता है। पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। भारत में इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया, सभी भारतीय का डीएनए एक है। भारत को विश्व गुरु बनाना दुनिया की जरूरत है। तो अनेकता में एकता का संदेश देते हुए नजर आए हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के, हमारे ही समाज के, हमारे अपने भाई हैं, ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा, लेकिन है आज की माइनॉरिटीज उनको कहा जाता है। लेकिन इन सब लोगों सहित हमारा जो एक समाज है, वो हिंदुओं के देश में हिंदुओं की हालत ये हो गई, इसके कारण ये नहीं है, ये संघ की विचारधारा है। और उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो जो आया है वो आज भी मौजूद है। ये जो संगति और वहीं सपा ने सभी जिला अध्यक्षों से 7 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के चुनाव में जो हार हुई उस पर रिपोर्ट मांगी है। जिला अध्यक्ष और महासचिवों को रिपोर्ट देनी होगी। तो 75 में से 67 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी, 5 सीटें बीजेपी के अलावा सपा को हासिल हुई। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि सपा ने जो हार हुई उसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है महासचिव और जिला अध्यक्षों से। तो फिलहाल रिपोर्ट देने की जो तारीख है वो 7 जुलाई तय की गई। और वहीं आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल मामला सामने है। रिटायर्ड आईएएस की बेटी से धोखा करने वाला लव जिहादी गिरफ्तार किया गया है। सपा आम आदमी पार्टी नेताओं का करीबी बताकर ये शोषण किया करता था। युवक ने हिंदू बनकर महिला को धोखा दिया। आरिफ ने आदित्य बनकर महिला से शादी की, महिला से धोखे से शादी करके उसका उत्पीड़न करता था, धर्म परिवर्तन करने की धमकी देता था लव जिहादी। लखनऊ के एक कार्यक्रम में महिला से मुलाकात हुई थी, महिला को बुरी तरह से टॉर्चर करता था ये जिहादी। फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ
आरोपी की फोटो है और वो तस्वीरें आप देख भी रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। शिवपाल यादव के साथ भी तस्वीरें नजर आ रही हैं, अखिलेश यादव के साथ भी तस्वीरें नजर आई, मुलायम सिंह यादव के साथ भी तस्वीरें नजर आई। आरोपी आरिफ की आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के साथ भी फोटो सामने आई है। तो खुद को लखनऊ में टिंबर का कारोबारी बताता है आरोपी। पीड़िता ने आरोपी पर मामला दर्ज करा दिया है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मारपीट, हत्या का प्रयास, दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, धोखाधड़ी समेत कई एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। कल देर रात होटल में आरोपी ने पीड़िता को जमकर मारा भी था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया है। आगरा के थाना सदर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और वहीं वाराणसी में कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए वाराणसी के अर्दली बाजार के एलटी कॉलेज में एक कढ़ा पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दूर दराज से लोग कढ़ा पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि इस पूजा को प्रशासनिक अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन आयोजक मंडल ने फिर भी कढ़ा पूजन के कार्यक्रम को करवाया। बता दें कि शनिवार और रविवार को प्रशासन की तरफ से वीकली लॉकडाउन भी लगाया गया है। इसके बावजूद कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही और कोरोना के गाइडलाइंस का जमकर यहां पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। फिलहाल वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये पूजा तो कोरोना महामारी के लिए हो रहा है और हमको तो ये उम्मीद है कि महामारी ख़त्म हो जाएगा इस पूजा से। और पूजा तो हर बार होता है, लेकिन इस बार कोरोना के उपलक्ष्य में हो रहा है। हाँ, ये तो उम्मीद है कि ये पूरा खत्म हो जाएगा। विश्वास भी हम लोगों को है, क्योंकि ईश्वर के ऊपर हम लोगों को पूरा विश्वास है। कढ़ा पूजा इस उपलक्ष्य में हम लोग ने कराया जा रहा है कि जो कोरोना महामारी जिस तरह से अभी हमारा भारत देश उभरा है और दोबारा इस प्रकोप का प्रचंड असर हमारे भारत, हमारे काशी पे न पड़े, जिस कारणवश हम लोग ने कढ़ा पूजा का आयोजन कराया। पूरे विश्व में कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए आज हम जिस जगह खड़े हैं, अर्दली बाजार वाराणसी में पड़ता है और एलटी कॉलेज की इस मैदान में आप देख सकते हैं, कोरोना महामारी को दूर करने के लिए एक कढ़ा पूजन का आयोजन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कढ़ा पूजन तो हो रहा है, लेकिन किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और पूरी भीड़ देख सकते हैं, मतलब लगभग 5 गांव से लोग आए हैं और इस गांव में पूजा पाठ कर रहे हैं। पूरी भीड़ लगी है, किसी के भी चेहरे पे मास्क नहीं है, न दूरी अपना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और एक तरफ जहाँ आयोजकों से बात की गई, उनका ये कहना है कि कोरोना महामारी जैसे महामारी को ख़त्म करने के लिए ये आयोजन हम लोगों ने किया है कि ये आयोजन जो होगा जिससे कोरोना महामारी पूरे विश्व में ख़त्म होगी और लोग पहले की तरह सुख और शांति की ज़िंदगी बिताएंगे। न्यूज़ वन इंडिया, सुजीत पटेल, वाराणसी। और फिलहाल नमस्ते यूपी में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।